नमस्ते। जॉर्ज साहब की द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस जो राहुल रामागुंडम साहब ने लिखी है, उसकी ये आखिरी किस्त जिसमें मैं चैप्टर 12 और 13 जो अंतिम 2 चैप्टर हैं उसको समेटूंगा, उसके बारे में आपसे बात करूंगा। ये जो चैप्टर 12 है उसमें शुरू ही जॉर्ज साहब का 1980 से 90 तक का जो पूरा पॉलिटिकल वो रहा उसको मोटे तौर पे उसी के बारे में बात हुई है। 80 में इंदिरा गांधी की वापसी होती है, जनता पार्टी का एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है और फिर जॉर्ज साहब वापस मतलब ऑपोजिशन की राजनीति में आ जाते हैं। जॉर्ज साहब 1980 का इलेक्शन लोक दल के टिकट पे लड़ते हैं क्योंकि उस समय वो लोग चरण सिंह के साथ चले गए थे और मुजफ्फरपुर से वो इलेक्शन जीत जाते हैं। उसके बाद ये भी है कि जॉर्ज साहब चूंकि दोहरी सदस्यता के बात पे थोड़ा कटु हो गए थे बीजेपी उस समय के जनसंघ से, तो आरएसएस का जो मुख्य पत्र था पांचजन्य, उसने उनको गिरगिट के खिताब से भी नवाजा था, मतलब उनको गिरगिट बोला था कि समथिंग लाइक दैट। उसके बाद 1983 में 1983 में जॉर्ज साहब वापस जनता पार्टी में आते हैं और उस समय जनता पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर जी रहते हैं। चंद्रशेखर जी का नाम ही तब तक पड़ चुका था अध्यक्ष जी, तो वो वापस जनता पार्टी एक तरह से उनकी घर वापसी होती है और उसका एक मूल कारण ये रहता है कि कर्पूरी ठाकुर से बिहार में उनका खींचतान शुरू हो जाती है। मतलब तो कर्पूरी ठाकुर से उनकी बनती नहीं और इसलिए उनको फिर पार्टी छोड़ के वो जनता पार्टी में आ जाते हैं। और 1984 में क्योंकि जॉर्ज 1980 में बहुत कंफर्टेबल नहीं जीते थे इस किताब के हिसाब से, एक जॉर्ज के मन में ये होता है कि मैं अपना बेस फिर वापस कर्नाटक शिफ्ट करूं। मूल रूप से उनको लगता है कि मैं साउथ वापस चला जाऊं। जॉर्ज साहब कर्नाटक शिफ्ट होते हैं और वहां से इलेक्शन लड़ते हैं, जहां से जो कांग्रेस के सीके जाफर शरीफ उनको इलेक्शन हरा देते हैं। और ये भी एक बात यहाँ थी कि जॉर्ज साहब के जो बाकी भाई भी उससे पहले इलेक्शन लड़े रहते हैं बेंगलोर से और उनको भी जाफर शरीफी उनको इलेक्शन हराए रहते हैं। ये भी एक इंटरेस्टिंग बात इसमें पता थी। जॉर्ज साहब का एक ये भी है कि मतलब जब आप इसको पढ़ रहे हैं तो जॉर्ज साहब का चरण सिंह जी से भी मनमुटाव हो जाता था जब 80 में तक लोकदल में थे, और अरुण कुमार जी जिनको पानी बाबा के नाम से, उनके हवाले से यहाँ पे रामागुंडम साहब ने लिखा है कि मूल कारण ये था कि चरण सिंह साहब अकॉर्डिंग टू अरुण कुमार पानी बाबा से गुस्सा होते हैं चरण सिंह। उनका गुस्सा होने का कारण ये था कि जॉर्ज साहब जब इंडस्ट्री मिनिस्टर थे और जब जनता सरकार थी, उनका अपनी सेक्रेटरी की पत्नी से संबंध रहता है। वो सेक्रेटरी मतलब जया जेटली के पति रहते हैं और जया जी से उनके संबंध, जया वहाँ नाम नहीं लिखा गया है लेकिन वो है कि अपनी सेक्रेटरी से संबंध को लेके उनसे खफा रहते हैं चरण सिंह साहब। उसके बाद 1987 में एक इम्पॉर्टेंट सोशलिस्ट मूवमेंट का एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क होता है कि राजनारायण जी की मृत्यु हो जाती है। और उसमें एक चीज़ ये भी है कि राजनारायण जी की जब मृत्यु होती है तो जॉर्ज साहब उसको अंतिम संस्कार अटेंड करने नहीं जाते हैं। ये मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि ये एक पक्ष है जॉर्ज साहब का जो अब कुछ लोग कहते हैं वो रूथलेस पॉलिटिशियन की बात होती है, कुछ लोग कहते हैं कि जब एक बार जिनका उनसे ख़त्म हो जाता था तो फिर उसको छोड़ ही देते थे। लेकिन जो भी वो राजनारायण जी की अंत्येष्टि में नहीं जाते हैं और उसके कुछ कारण जो समझ में आते हैं वो ये है कि जॉर्ज साहब 84 का चुनाव जब हार जाते हैं कर्नाटक में, उसके बाद उनको ये रहता है कि पार्लियामेंट में कैसे जाएं, क्योंकि पार्लियामेंट उनकी जगह थी जहां वो अच्छा बोलते थे, अच्छे बात कह सकते थे, देश के एक बड़ा उनको पटल मिल जाता था। फिर वो बांका से 2 बार बाई इलेक्शन लड़ते हैं। पहले चंद्रशेखर सिंह जी रहते हैं बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री, एक बाई इलेक्शन होता है बांका में, वो लड़ते हैं, वो हारते हैं। फिर जब उनकी डेथ हो जाती है 1 साल के अंदर, फिर उनकी पत्नी मनोरमा सिंह जी लड़ रही होती हैं, फिर लड़ते हैं जॉर्ज साहब और फिर हार जाते हैं। लेकिन बांका के एक इलेक्शन में सबसे जो दुख की बात ये थी इस बाई इलेक्शन में कि जॉर्ज साहब के विरोधी के पक्ष में राजनारायण जी जाके प्रचार करते हैं और शायद ऐसा माना जाता है कि वो यही कारण था कि जब 87 में राजनारायण जी की मृत्यु होती है तो जॉर्ज साहब उस समय वहां नहीं जाते हैं। अब उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटी के बारे में लेखक ने ठीक से चैप्टर 12 में लिखा है कि राजीव गांधी का है, मतलब ये काफ़ी डिटेल है
कि राजीव गांधी का वो एरा रहता है 84 से 89 तक का। बोफोर्स की बात लिखे हैं, राजीव गांधी ने कैसे मंदिर खुलवाया और इस तरह की बातें किए हैं। देवीलाल जी का कैसे राइज होता है वो लिखे हैं। चंद्रशेखर जी कैसे कितना इंस्ट्रूमेंटल हो जाते हैं जब नए पार्टी का फॉर्मेशन हो रहा होता है, तो मैंने कहा मेनका गांधी के संजय विचार मंच को उसमें करते हैं। मतलब ये भी जो ये सारे लोग जो संजय गांधी और इंदिरा गांधी के अगेंस्ट लड़े, वही संजय विचार मंच इनकी पार्टी में आके मर्ज होता है, इत्यादि इत्यादि। चरण सिंह जी की डेथ हो जाती है, अजीत सिंह अब एंट्री ऑफ अजीत सिंह होती है, वो अब इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और लोकदल के भी दो धड़े हो जाते हैं, एक तरफ चरण सिंह के जो पुत्र हैं अजीत सिंह और एक तरफ देवीलाल, और इनमें खींचतान शुरू रहती है। फिर वीपी सिंह जी का वो दिखाता, मतलब फिर वीपी सिंह के बारे में बात की है, कैसे वो आ रहे हैं, बोफोर्स की बात होती है। और जॉर्ज साहब की वीपी सिंह से क्लोजनेस 1989 आते आते बहुत ज़्यादा हो जाती है और उनको जनता दल का नेशनल कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया जाता है और जॉर्ज फिर से अपना जो उनको अच्छा लगता है वो अपने इलेक्शन और इस सब में जुट जाते हैं। एक चीज़ और लेखक ने इसमें वो किया है और उसको भी ठीक से बताया है कि 1979 में जब जॉर्ज साहब जनता एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है, उसके बाद जॉर्ज साहब फिर एक बार कोशिश करते हैं वापस ट्रेड यूनियन मूवमेंट में जाने की, और उसके बाद फिर वो वाली सफलता उनको नहीं मिलती है। और 1982 में वो एचएमएस से बाहर निकल के एक एचएमकेपी, हिंद मजदूर किसान पंचायत, अपनी अलग फॉर्म कर लेते हैं। और फिर 1983 में एआईआरएफ के ऑल्टरनेटिव के रूप में रेल मजदूर यूनियन आरएमयू की स्थापना होती है। और फिर जॉर्ज फर्नांडिस सब में एक्टिव रहते हैं। और एक चीज़ और कहा गया है कि जॉर्ज एक्टिव बहुत रहते हैं, लेकिन उनके कुछ बहुत क्लोज लोग उनसे दूर इस दौरान होते जाते हैं, क्योंकि जॉर्ज की एक आदत ये रहती है, वो कहीं पे भी कहते हैं कि हम आएंगे, समय देते हैं, पूरी मीटिंग ऑर्गेनाइज हो जाती है, फिर वो गायब हो जाते हैं। इसको लेकर उन्होंने रघु ठाकुर जी के उस लेटर के बारे में भी जिक्र किया है, जिसमें रघु का भी एक ये भी दर्द है उनका कि किस तरह से बताए हुए उनके द्वारा दिए हुए समय के बाद वो फिर नहीं आते हैं। उसके बाद एक और यहाँ का पक्ष है कि जॉर्ज फर्नांडिस साहब का जैसे वो किसी से जब किसी के अगेंस्ट विरोध में होते तो कुछ नहीं छोड़ते थे। वो जॉर्ज साहब इंदिरा गांधी के जो हत्यारे थे सतवंत सिंह और केहर सिंह, उनको फांसी की सजा की जगह आजीवन कारावास हो जाए, इसके लिए वो एक बिल्कुल कैंपेन मुहिम छेड़ देते हैं। बाकी मतलब ये है, ठीक है, ये बहुत से लोग हैं जो ये मानते हैं कि फांसी नहीं होनी चाहिए, फांसी मतलब पूरी दुनिया में नहीं होनी चाहिए, लेकिन जॉर्ज साहब इस स्पेसिफिक इंस्टेंस को उठाते हैं और उसके लिए मुहिम छोड़ते हैं, जहां पे फिर से ये पता लगता है कि इंदिरा गांधी के प्रति उनके मन में बहुत मतलब मैं क्या शब्द वितृष्णा थी, मतलब वो नहीं स्टैंड करते थे। और इस समय जॉर्ज साहब का एक और काम वो करते हैं जो अच्छा बात है, वो उस समय प्रतिपक्ष और अदर साइड का प्रकाशन शुरू होता है, उसमें वो ध्यान देने लगते हैं और दो अच्छे प्रकाशन हो जाते हैं। यही वो पीरियड भी है जब लैला फर्नांडिस जी और जॉर्ज साहब की दूरियां बढ़ने लगती हैं और जया जेटली का जॉर्ज साहब के ऊपर पूरा कंट्रोल धीरे धीरे होने लगता है। इसको भी लेखक ने ठीक से बताया है। चैप्टर 13 में मूल रूप से 1989 में वीपी सिंह की जब जनता दल की सरकार बनती है, तो वो लेखक का कहना भी ठीक है, और वो जिस दिन वो बनी थी उसी दिन तय हो गया था कि वो गिर जाएगी, क्योंकि एक तरफ उसको बीजेपी सपोर्ट कर रही थी, दूसरी तरफ उसको लेफ्ट सपोर्ट कर रहा था, उसके पास अपना तो उतनी सीटें थी नहीं, तो ये तो उसी दिन तय हो गया था कि ये गिर जाएगी। जॉर्ज साहब इस समय जो दुनिया में जो चेंज हो रहे थे होते हैं, WTO, डंकल, गैट, इन सब के अगेंस्ट मुहिम चलाते हैं कि भाई ये देश के लिए ठीक नहीं है, दुनिया के लिए ठीक नहीं है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के विरोध में रहते हैं और काफ़ी एक्टिव रहते हैं। एक चीज़ और है कि जब जॉर्ज साहब का फिर बिहार पॉलिटिक्स में लालू से जो खराब रिश्ते होते हैं, उसका एक बड़ा कारण ये भी रहता है कि जॉर्ज साहब वीपी सिंह साहब के कैंडिडेट कुछ रहते हैं। तो वीपी सिंह साहब के बिहार में सीएम कैंडिडेट राम सुंदर दास जी थे और जॉर्ज साहब उनके मतलब उनके रिप्रेजेंटेटिव बन के वहाँ राम सुंदर दास जी को जिताने के लिए वहाँ उस समय तक लेजिस्लेचर पार्टी के इलेक्शन होते थे, जाते हैं, रामचंद्र दास जी हार जाते हैं और लालू इलेक्शन जीत जाते हैं, और वहीं से लालू और जॉर्ज साहब का, जिसको मनमुटाव कह लीजिए, पंगा कह लीजिए, दूरियां हो जाती हैं।
मैं इसमें अपने एक्सपीरियंस को कहीं नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मेरे पास भी इसमें काफ़ी कुछ है कहने को, लेकिन मैं केवल किताब तक रिस्ट्रिक्टेड हूं। 1994 में फिर समता पार्टी का गठन होता है, और समता पार्टी का जब गठन होता है तो उसके पास बहुत से स्टालवर्ट्स रहते हैं, मतलब पूरे देश में रहते हैं, बिहार छोड़ के भी। रवि राय रहते हैं उड़ीसा से, यूपी से बहुत लोग रहते हैं, लेकिन समता पार्टी का वो होता है। और फिर 1995 का इलेक्शन बिहार में पूरे दमखम के साथ हम लोग लड़ते हैं। इसमें वो जितना मुझे याद है, इसमें किताब में तो कहा गया है कि 6 सीट जीतते हैं, 324 में से 6 सीट जीतते हैं। वो इलेक्शन लंबा हो गया था, क्योंकि उस इलेक्शन में मैं मतलब एक तरह से कैंपेन कमेटी और काफ़ी कुछ मैं करता धरता था उस इलेक्शन का। मेरी याद में 7 सीटें जीते थे। एक सीट जो नीतीश जी ने एमएलए बनने के बाद तुरंत रिजाइन कर दिया था, तो यहाँ पे 6 सीट लेखक ने बताई है। और फिर ये भी वही पीरियड है, उसको भी ठीक से बताया है कि कैसे जॉर्ज फर्नांडिस लालू जी के प्रभाव से निकल के जब नीतीश के साथ आते हैं, तो कैसे वो नीतीश जी के प्रभाव में अब नीतीश जी उनको प्रभावित करने लगते हैं। और उसी की परिणति होती है कि जॉर्ज साहब को मुजफ्फरपुर से नीतीश शिफ्ट करते हैं नालंदा, फिर वो नालंदा से बनते हैं। फिर 1999 में जनता दल और समता पार्टी का मर्जर होता है, जनता दल यू का जन्म होता है, और यही वो समय है जब जॉर्ज साहब और नीतीश की दूरियां बढ़ने लगती हैं। उसका एक बड़ा कारण लेखक ने ठीक से कहा है कि जो जया जेटली जी को राज्यसभा ना भेजना भी एक उसका बड़ा कारण रहता है। और जया जी का जो नीतीश के प्रति उनके मन में जो भी आग्रह दुराग्रह था, वो जौहर साहब के कंडक्ट में भी कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होता है, और नेचुरली वो दूरियां बढ़ने लगती हैं। फिर वो लेखक ने उसको भी ठीक से किया है कि बीजेपी से हाथ मिलाना होता है। बीजेपी से जब जौहर साहब हाथ मिलाते हैं तो वो बेसिकली उनकी पॉलिटिकल सर्वाइवल की बात होती है। लेकिन जौहर साहब की जैसे आदत थी, वो थोड़ा हर चीज़ में अति करते थे, एक्सट्रीम। वो जब वो एनडीए का उनको कन्वीनर बनाया जाता है, और जीवन भर न्यूक्लियर बॉम्ब, न्यूक्लियर वेपन का विरोध करने वाले हर मोर्चे पे ये भी एक मतलब विधि का विधान है कि उनके डिफेंस मिनिस्टर रहते हुए भारत फिर से एक न्यूक्लियर बॉम्ब का परीक्षण करता है। दूसरा ये भी है कि जौहर साहब का जो सेक्युलर क्रेडेंशियल है वो बहुत कॉम्प्रोमाइज हुआ है इस एनडीए रिजीम में। इसको लेखक ने बिल्कुल ठीक से लिखा है। जैसे उड़ीसा में जो ग्राहम स्टेन्स की हत्या होती है, उसके बाद जौहर साहब आ जाते हैं और क्लीन चिट देते हैं, वो ठीक नहीं रहता है। फिर जौहर साहब का वो भी एक गोधरा में जिस तरह से जाके वो डिफेंड करते हैं सारी बातों को, वो भी शायद बहुत ठीक नहीं था। इस बीच एक और चीज होता है कि तहलका 2001 में आ जाता है। तहलका के वो टेप्स आ जाते हैं जिसमें जौहर साहब के घर पे कैसे जया जेटली जी ने कुछ मतलब डिफेंस के उसको लेके बातचीत हुई है, उसकी वजह से एक बड़ा हंगामा मचता है। तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी इस सवाल पे एनडीए छोड़ देती हैं, इस्तीफा दे देती हैं, हालांकि बाद में वो फिर ज्वाइन कर लेती हैं, और फिर जौहर साहब का इस्तीफा होता है, फिर वो वापस मिनिस्ट्री में आते हैं, इत्यादि इत्यादि। और फिर वो गोधरा, मैंने आपको पहले ही बता दिया था गोधरा कैसे वो डिफेंड करते हैं कि गोधरा में जो था उसकी बात होती है। फिर वो ताबूत वाली, कॉफिन वाली कंट्रोवर्सी आ जाती है कि ताबूत खरीद पे कुछ होती है। जया जेटली की बात यहाँ पे काफ़ी डिटेल में लेखक ने लिखी है कि किस तरह से उनके अपने जो उनके मन में रहता है कि मैं ये बनूं, उस करियर को लेके उनके मन में जो सब है उसको लेके लेखक ने उसको ठीक से किया है। और जौहर साहब धीरे धीरे पूरी तरह से उनके प्रभाव में आते हैं। अब जौहर साहब जया जेटली को एचएमकेपी का जनरल सेक्रेटरी बना देते हैं, उनका ट्रेड यूनियन से कोई लेना देना नहीं, लेकिन जौहर साहब उनको एचएमकेपी का, फिर बाद में समता पार्टी का अध्यक्ष बना देते हैं। उस तरह से धीरे धीरे ये कैसे हुआ है ये भी डेवलपमेंट लेखक ने अच्छे से लिखा है। फिर जौहर साहब का जो एचएमकेपी जो उनकी बना उससे निष्कासित होना, म्युनिसिपल मजदूर यूनियन जो बॉम्बे के उसके अध्यक्ष पद से हटाया जाना, ये भी जौहर साहब के जो डाउनफॉल हो रहा होता है, और उसमें कितना कंट्रीब्यूशन जया जी का है ये काफ़ी ठीक से लिखा है। और यहीं पे एक तरह से ख़त्म है कि जौहर साहब का वो फेज़ धीरे धीरे जो हिंदुस्तान की राजनीति का एक बड़ा अध्याय था वो ख़त्म होता है। किताब यहीं तक है। मैं अभी भी मानता हूँ कि जौहर साहब जैसा परिश्रमी, जौहर साहब जैसा जुझारू, जौहर साहब जैसा कमिटमेंट वाला नेता मेरी नज़र में हिंदुस्तानी राजनीति में जितना जो मेरे कंटेम्प्रेरी हैं कोई नहीं हुआ है। लेकिन
उस पर ज़रूर मैं इतना कहूँगा कि जो जया जेटली की जो परछाई उनको पड़ी है, उसने जौहर साहब के बहुत सी चीज़ों को, बहुत से उसको ज़रूर कहीं ना कहीं उसको शैडो में रखा है। राहुल रामागुंडम जी का एक अच्छा प्रयास है एंड ही हैज़ डन वेल। इस किताब को जो भी जौहर साहब से थोड़ा भी वो हो उसको ज़रूर पढ़ना चाहिए। मुझे लगता है राहुल रामागुंडम इसको हिंदी में भी लाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।